number of seats in government medical colleges. What measure has the government taken to avoid this brain drain? Sir, We cannot go in a manner. I take exception to it. We will not go on record. उनके लिए भी मापदंड बना हुआ है कि जिन जिन राज्यों में पैसे का खर्च किन किन आधार पर हो। एनटीए की इवैल्यूएशन की कोई मैकेनिज्म माननीय मंत्री जी है, क्योंकि विभागों का एक चरित्र होता है, कोर्स का एक चरित्र होता है। क्या जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नाते आता है, क्या ये टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट को कैप्चर कर पाता है, क्या ये उनकी प्रश्न है? धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से मेरे प्रश्न कि एकत्रित केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ग्रामीण निकायों को कितना शेयर दिया जाता है उसका जवाब नहीं दिया है। इन्होंने वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा हर राज्य को दिए जाने वाले अनुदान की तो बात की है, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कितना हिस्सा, सर सप्लीमेंट्री, पहला सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं, कितना हिस्सा स्थानीय ग्रामीण निकाय को दिया जाता है उस पर खामोश हैं। अगर डेटा उपलब्ध हो तो कृपया सदन के पटल पर रखें, और अगर ना उपलब्ध हो तो उपलब्ध करवाने की कृपा करें माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ये प्रश्न पूरी तरह वित्त विभाग से संबंधित है, इसके बावजूद हम लोगों ने इसको टेकअप किया है और मैं उसका जवाब देने के लिए और माननीय सदस्य को पूरी तरह संतुष्ट करने का काम करूंगा। मंत्री जी, आप माइक को थोड़ा अपने नजदीक कीजिए और आवाज को थोड़ा। अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री जो उत्पाद शुल्क के लिए माननीय महोदय का है, ये वित्त विभाग का है, लेकिन मंत्री जी फिर भी आप माइक को बिल्कुल पास में रखिए। हाँ, थोड़ा ऊपर। सर इसको लंबा करा दीजिए, फिर आवाज आएगी। तो विभाग के जो घटक हैं अलग अलग टैक्सेस हैं, निगम कर, आय कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, संघ राज्य क्षेत्रों के कर। लेकिन जहाँ तक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, तो 23-24 में 13% ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिया गया। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। अगर केंद्र स्थानीय निकायों को धन आवंटित करता है तो उसे लोकल बॉडीज किन किन कार्यों पर खर्च कर रही है, पहली बात। और दूसरा, उसकी निगरानी के लिए मंत्रालय के पास क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आवंटित राशि का पूर्ण और सही उपयोग किया है, और कौन से राज्य हैं जहां घोटाले की बात सामने आई है। क्योंकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना, सर क्वेश्चन पूरा करने दे सर, आंगनबाड़ी में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें हैं, क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा है मंत्रालय के पास जो इन चीजों की निगरानी करे? सर पूरा तो कर ले सर, बड़ी मुश्किल से तो प्रश्न आता है सर महीनों में, तो उसे पूरा तो पूछने दिया करे सर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, हम लोग जो फाइनेंस कमीशन से जो हमको अनुशंसा प्राप्त होती है पंचायतों के लिए, उसको हम राज्यवार पंचायतों को जारी कर देते हैं। उसके मापदंड बने हुए हैं कि किन किन मापदंडों पर हम राज्यों को पैसा देते हैं। उसके अलावा जो हम सीधे जो लोकल बॉडीज हैं उनको सीधे पैसा ट्रांसफर करते हैं, उनके लिए भी मापदंड बना हुआ है कि जिन जिन राज्यों में पैसे का खर्च किन किन आधार पर होना है, वो अगर राज्य नहीं करते हैं तो फिर अगली किस्त हम उनको जारी नहीं करते हैं। उसके सारे गाइडलाइंस उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य कहेंगे बहुत लंबा गाइडलाइन है, अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो हम एक एक गाइडलाइन को पढ़ के बता देंगे उनको। लेकिन सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, उसने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को प्रति वर्ष बढ़ाने का काम किया, इसलिए कि मोदी जी की सरकार का यह संकल्प है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 54 रुपए से बढ़ के मोदी जी के शासन काल में इस बार प्रति व्यक्ति
674 रुपए हम प्रति व्यक्ति पंचायतों को आवंटित कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धता है और इसके आधार पर हम काम करते हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री कार्तिकेय शर्मा। Honorable Chairman, sir, I would like to thank the government for releasing more than 6,000 crores for the rural local bodies in Haryana. But my question is, I would like to ask the Honorable Minister whether there is any flexibility in use and dovetailing of different funds is allowed to RLBs to achieve higher efficiency and utilization percentage. Honorable Minister. कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। एक मोदी जी का जो एक समदर्शी है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हों, एनडीए के राज्य हों, गैर भाजपा शासित राज्य हों, सभी को एक नियम है 90% जनसंख्या और 10% क्षेत्र का परिमाप। उसके अनुसार राज्य वित्त आयोग मांग करता है केंद्रीय वित्त आयोग से, और केंद्रीय वित्त आयोग को की रिकमेंडेशन को हम लोग वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। उसके अनुसार वो धन आवंटित होता है। फोर्थ सभापति सप्लीमेंट्री महोदय, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं उससे कि जो हम खर्च करने का लचीलापन उन्होंने कहा है, जो हम पंचायतों को पैसा रिलीज करते हैं, उसमें 30% खर्च होता है पेयजल में, जो रेन वाटर के कंजर्वेशन के लिए और जल पुनर्चक्रण के लिए हम उसको 30% खर्च करने की अनुमति पंचायतों को देते हैं। उसके अतिरिक्त कचरा प्रबंधन, सफाई का काम, इनमें 30% का हम उनको गाइडलाइन में हमने दिया हुआ है। तो इसलिए 30% हम उसमें खर्च करने का काम करते हैं। तो इसलिए माननीय सदस्य ने जो कहा, और इसके अलावा कोई लचीलापन नहीं है। जो गाइडलाइन है भारत सरकार का, उस गाइडलाइन के मुताबिक पंचायतों को राशि खर्च करनी पड़ती है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी। सभापति महोदय, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 से 2025-26 का राज्यवार आवंटन दर्शाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 47,764 करोड़ रुपए है। मनोहर, मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा धन दिया है। मनोहर, मेरी जिज्ञासा खाली ये है कि जो पैसा प्रदेशों को जाता है, वह पैसा प्रदेश में सभी जिलों को बराबरी पे मिलता है, अथवा जो जिला खर्च करके अपनी रिपोर्ट देता है उसको मिलता है? जिले में उसको आवंटन बांटने का क्या मानक है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी, ये आपके प्रांत का प्रश्न है। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार देश का बड़ा सूबा है, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर धन ज़्यादा आएगा, और क्षेत्र के मामले में भी आपके राज्य से तो छोटा है लेकिन फिर भी बड़ा है। जो हम लोग यहाँ से पैसा भेजते हैं वो राज्य को अब सीधे जाता है वो ज़िले के अकाउंट में, और ज़िले का अकाउंट राज्य का अकाउंट ज़िले का, और ज़िले का अकाउंट सीधे ग्रामीण स्थानीय निकायों को भेजते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस पंचायत की जनसंख्या कितनी है। कोई ग्राम पंचायत आपने देखा होगा 1000 वोट पर ही होती है, कुछ 8000 10,000 पर होती है। तो ये जनसंख्या का अनुपात और क्षेत्र के अनुसार 90 और 10 के अनुपात से पैसा दिया जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर 5 श्री एम सनमुगन। Thank you, Chairman, sir. I want to ask a supplementary question through you, sir. The measures taken by the Ministry of Panchayat Raj to ensure transparency and accountability in Panchayat Raj institution. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, इसमें उपाय जो किए जा रहे हैं उसमें पहले तो ये होता है कि पिछला वर्ष 14वें वित्त आयोग का अंतिम जो है उसमें 10% से ज़्यादा वहाँ अनुपयोगी बजट नहीं होना चाहिए, और जो दूसरी किस्त जाती है उसमें 50% जब उपयोग हो जाएगा उसके बाद दूसरी किस्त जारी की जाएगी। और इसके लिए तमाम ऑडिट भी होता है, और उसके बाद उसकी ऑन पोर्टल जब ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाती है उसके अनुसार
हम लोग पैसा जारी करते हैं। क्वेश्चन ऐड कर देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी के जवाब में कि उसका एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसके पहले वाला वित्तीय वर्ष, जैसे ये 24-25 वित्तीय वर्ष है तो 23-24 का वित्तीय वर्ष का अकाउंटिंग उस पंचायत का कंप्लीट होना चाहिए और उसके पहले वाला वित्तीय वर्ष का ऑडिटेड अकाउंट ई ग्राम स्वराज में अपलोड होना चाहिए, तभी हम पारदर्शिता के आधार पर अगला किस्त उनको जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। Sir, question number 92. ऑनरेबल मिनिस्टर, सदन की पटल पे रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। Sir, my question was regarding the accountability and NTA being answerable to the Parliament of India. I haven't got the answer, but the question that I would want to ask as my first supplementary. Sir, the NEP 2020 specifies the NTA will work to offer a high-quality common aptitude test, which shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. Is the government aware that the Common University Entrance Test, as designed in consonance with NEP, has led to the cropping of more coaching centers all over the country? And what measures are being taken against such coaching centers which contradict the aim of the exam? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का एक प्रश्न मूल प्रश्न में है, वो उसमें उन्होंने शुरू किया क्या एनटीए पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है कि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न को पूछने का अनुमति दिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यही तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए तो बिल्कुल एनटीए विभिन्न स्तर पे पार्लियामेंट के पास अकाउंटेबल है। दूसरी बात, एनईपी ने धीरे धीरे देश की विद्यार्थियों के अंदर परीक्षा की सुधार के लिए, परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनटीए कई प्रकार की परीक्षाओं को विशेष करके विद्यार्थियों के लिए ले, इसकी सुझाव दिया था। उसी पे एनटीए 2017 से शुरू होकर 18 में एक आकार लिया। लगभग पिछले 6 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा में अपीयर किए, सफलता के साथ अपीयर किए, उत्तीर्ण भी हुए, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में उनकी एडमिशन भी हुई है। 250 तक परीक्षाओं को किया गया है। ये बात जो एक मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने उसको रखना चाहूँगा। आज देश की जो युवाओं की विशेष करके एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो तबका है, न्यू मिडिल क्लास, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के ऊपर आ रहे हैं। ये सबके मन में प्रायोरिटी है आगे बढ़ना, एजुकेशन उसके माध्यम है। उसमें सब मैं अगर एक ही आप अनुमति से एक ही उदाहरण दूंगा सर, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवारी लिए देश में, तब मेडिकल सीट की संख्या था 50,000, 51,000। आज वो बढ़ के हमने पिछले 10 साल में उसको बढ़ा के 1,10,000 तक पहुँचाए। लेकिन विद्यार्थियों में, नौजवानों में जो स्पर्धा है अच्छा करने के लिए, उसमें कोचिंग सेंटर हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर ना हो, उसमें मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। इसमें सबकी सहायता, सबकी मदद चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता इतना बढ़िया हो, सरकारी स्कूल्स को फोकस किया जाए। आज हमारी सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय उसकी मिसाल है। अनेकों राज्यों में अच्छे पढ़ाई के कनाब की राज्य, पिछले दिनों में हाउस में तर्क उठी सीकर में क्यों अच्छा किया। अध्यक्ष जी, मैं बाद में जाके सीकर के कुछ सामाजिक नेताओं के सामाजिक व्यक्तित्वों को बात किया। सर, सीकर आप मेरे से ज़्यादा जानोगे, पुराने समय से सीकर पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र रहा है। ऐसे अनेकों स्टेट बोर्ड में आधारित अनेक केंद्र है जहां पढ़ाई की अच्छा प्रायोरिटी है। धीरे धीरे हम सबकी सहमति बनाते हुए ये कोचिंग सेंटर की दुनिया से देश के विद्यार्थियों को बाहर लाना पड़ेगा, कानूनी तरीके से लाना पड़ेगा, सामाजिक तरीके से लाना पड़ेगा। हमें उसमें सबकी सहयोग चाहिए। आई थिंक प्रियंका जी ने बहुत अच्छी सप्लीमेंट्री पूछी, इतना विस्तृत जवाब आया है। सप्लीमेंट्री नंबर 2, Priyanka Chaturvedi. His answer, but I'm not satisfied with the answer he's given. Sir,
वेरी नाइस दैट ही सेड अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं तो इसलिए पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो एनटीए चेयरपर्सन जो भी बनेंगे वो आकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इन सारे सवालों का विस्तृत से जवाब देंगे। सर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 2। सर, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास क्या कोई डेटा है जो बता रहा है कि स्टूडेंट्स मूविंग अब्रॉड टू परस्यू मेडिकल डिग्रीज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन नीट टेस्टिंग, usage of unfair means in examination, and low number of seats in government medical colleges, what measure has the government taken to avoid this brain drain? Honorable Minister. मैं अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रियंका जी को कहा कि एनटीए और सरकार की कोई भी इंस्ट्रूमेंट पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अप टू सीएजी ऑडिट तक सभी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी है। इस सरकार को सर छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम ये जीरो वाले थ्योरी पे पिछले दिनों में तो सरकारों में जिन मित्रों ने रहा, कोई सीएजी ऑडिट को इन्होंने जीरो की बराबर हिसाब किया था। सर, हम उस बिरादरी के नहीं है। हम सभी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी के साथ, प्रतिबद्ध के साथ कहते हैं। बाकी रहा, उन्होंने कहा, मैं अभी उनकी पहला सप्लीमेंट्री में उत्तर दिया, 2014 में देश में मेडिकल शिक्षा में सीट थी 51,000. टुडे दिस इज 1,10,000. My government is committed to open a medical college gradually in each district of the country. इसलिए यह विषय हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप। ये बात सही है कि आज इतना नंबर में विद्यार्थी चाहते हैं पढ़ने के लिए, उतना सीट होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। लेकिन यह विषय को मेरे सरकार के ऊपर ये कहना कि आपने स्क्वीज कर दिया, कम कर दिया, मैंने तो हिसाब दिया, तथ्य दिया आपके सामने। अध्यक्ष जी, सत्य को सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए। सप्लीमेंट्री नंबर 3, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। मेरा सवाल सरल और सहज है। मैं विश्वविद्यालय से आता हूं, मेरे विभाग में भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। सर, एनटीए के इवैल्यूएशन की कोई मैकेनिज्म माननीय मंत्री जी है? क्योंकि विभागों का एक चरित्र होता है, कोर्स का एक चरित्र होता है, और एनटीए की जो पूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली होती है, ऑब्जेक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंक्लिनेशन का अभाव होता है, इस दिशा में एनटीए के मॉड्यूल की मॉनिटरिंग की कोई लगातार व्यवस्था है या नहीं है? माननीय मंत्री जी, मनोज झा जी ने हाथ जोड़कर सप्लीमेंट्री पूछी है। अध्यक्ष महोदय, मनोज झा जी सदन के बड़े आदरणीय और विद्वान सदस्य भी है, खुद प्राध्यापक भी है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, एनटीए एक व्यवस्था है जो परीक्षा करवाती है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया है। क्या जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नाते आता है, क्या ये टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट को कैप्चर कर पाता है? क्या ये उनकी प्रश्न है? मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसको प्रश्न को बनाने वाला व्यक्ति ही मनोज झा जी जैसे कोई विद्वान प्राध्यापक ही है। इसलिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं इसको, क्योंकि सर समय समय से परीक्षा की अप्रोच कैसे हो, पैटर्न कैसे हो, ये एक इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में डायनेमिक सब्जेक्ट है। जो मनोज झा जी की बिरादरी परामर्श करता है वैसे ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है, आगे भी किया जाएगा। सो प्रोफेसर, एनटीए इज नॉट एन एनपीए, वेरी फंक्शनल। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री पी विल्सन। Thank you, Chairman, sir. Sir, you are against emergency. Sir, prior to 42nd Constitutional Amendment, education was in List 2. Sir, why don't you think of restoring education to List 2, as the state will take localized, contextual, responsible educational policies that cater to the diverse needs of our country, including conducting exams to its students. Education should be about the nurturing minds, fostering creativity, and promoting critical thinking, not about surviving a relays of a barrage of exams. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, I was expecting when you respectfully mentioned Mr. William will put this question, Wilson, sorry. So
I was expecting exactly this question from him. Sir, Sir, I'm thankful. I thought only our meteorological department was very accurate in anticipation. Sir, There must be some good equation between two of you. Sir, he's a good friend of mine, sir. Sir, he raised a very pertinent question. There are two parts of the question. One is political, because it's a political will and political authority has created this arrangement to whether this will be put in state list or whether, when it has been come to concurrent list, what is the responsibility of which government? Sir, part two of the question. Sir, what about the quality of the examination, quality of the standard of, not quality, standards of the students? Are they competitive enough to appear in an all India test? Sir, I will answer the part two of the question first. He has a point, but fact showing nowadays the way examination has been conducted, this government is very much careful about the standards and capacity of state boards. We respect, we believe, state boards has their own competency, they are qualitative. Last year only, his honorable member states, girl student from the rural area stood fast in the NEET All India entrance examination. This shows in entire country, students has accepted a model which has been practiced by last 7 decades. The part one of the question, when did it came to concurrent list? Mr. Wilson, you are a very seasoned politician. Your party, DMK, was part of ruling alliance for decades in center also. Why don't you do that, correct the anomalies according to you? According to me, it's a good practice. Education should be in the concurrent list. Both the government has answerable and accountable to students of the country. Both of them have a respective roles. What the leadership at one stage, they have what I think Madam Indira Gandhi, when she was Prime Minister, she started this practice. She led the amendment of the law and put it in the concurrent list. I think it's a good practice. Today, due to this practice, there is an all India nature of education. There is a compatibility in the entire country. But who compel you to not to pursue with Congress party to go back to the old system when you were in the power in the last 44 to 14? So why you are raising this question again in front of us? Supplementary number 5, Shri Ramji Lal Suman. सभापति जी, अभी नीट की परीक्षा हुई और वो परीक्षा एनटीए ने कराई थी। सभापति महोदय, इसके जो चेयरमैन हैं वही कई राज्यों के सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं और सभापति जी समय समय पर उनकी सिफारिश आरएसएस के विरोध भी करते रहे। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। जहाँ तक मेरा अनुभव है अध्यक्ष सभापति महोदय, इनके लिए व्यक्ति के नापने का मापदंड कोई और नहीं है। सबसे पहला मापदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है। सर, और सभी स्थानों पर Honorable member, you have to ask your supplementary. You have no basis for nothing will go on record. Honorable member, I have asserted in this house that the organization has unimpeachable credentials. We cannot go in a manner. I take exception to it. Will not go on record. I have said so on the floor of the house. We cannot go in a manner to make it political. Please ask your pointer supplementary. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Your supplementary. Your supplementary. पूछ रहा हूँ सर। One second. Take your seat. Yes.
अच्छा सर, यस, 1 सेकेंड. मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आप क्योंकि इस सदन के गार्डियन हैं, लेकिन जो सदस्य कानून के तहत बोल रहा है, रूल्स के तहत बोल रहा है, जब तक वो वायलेट नहीं करता बिजनेस अपना एडवाइजरी काउंसिल, अपना एडवाइजरी रूल्स, तब तक उसको ये बात मत करो, वो बात मत करो, ये कहना ठीक नहीं है. और ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं. जब सच कहते हैं, वो सच कह रहे हैं, उसको वो उत्तर देंगे. प्लीज सर. नहीं तो ये अच्छा नहीं है. नहीं, आपका उपयोग, आपका दुरुपयोग कर रहे हो. You made your point, sir. You made your point. अच्छा नहीं है. Please, sir, please. वो अच्छा नहीं है. Please, sir. और वो बोल रहा है, वो सच बोल रहा है. You made your और point. उसमें कोई ये नहीं है. Honorable members, please take your seat. Take your seat. He has raised the initiative. Allow me to. What is this? What is this? Take your seat. Honorable members, the leader of the opposition. 1 second, please. Would you take your allow the chair to speak? He has raised a point. He has raised a point relating to me. The leader of the opposition has, in a sense, indicated to the chair that I have transgressed the rules by objecting to the member. I am therefore obliged to respond to it. 1 second. Take your seat, sir. Honorable leader of the opposition says that I can intervene when there is transgression of rules. If a member is speaking within the rules, I should not intervene. I agree with that. But here the member was not transgressing rules. He was trampling the Constitution of India. For this reason, an organization, I have said, is fully entitled. RSS is an organization which is a global think tank of the highest order. Nothing else will go record. I will not permit honorable member to single out an organization which is doing national service. I will not countenance it. No, honorable members. This is violation of the Constitution. We have to believe in the Constitution. Every organization has a right to it. Under our fundamental rights, under Part 3 of the Constitution, organizations have rights. No, sir. Nothing will go on record. I declare here that the honorable member raised the issue which is not only against rules, which is against the Constitution of India. Against the Constitution of India. Honorable member may confine to the rules. Please, this will not happen. Please, nothing will go on record. You may make it political issue. Nothing is going on record. Honorable members, I object. It is expensed under the Constitution, under Part 3 of the Constitution. This organization, RSS, has all the rights to contribute for national growth, for national development. Please, nothing is going on record. Nothing is going on record. Honorable members, 1 second. Honorable members, I had the occasion from this chair either take your seat or take recourse. Otherwise, honorable members, I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed
to serving the nation selflessly. To take exception that a member of this organization cannot participate in development journey of the nation is not only unconstitutional, but beyond the rules. Our rules prescribe a methodology. I therefore do not allow the honorable member to raise this issue. The honorable member has chosen not to ask further supplementary. Please. Nothing. Honorable member, take your seat. I don't want to name you. Take your seat. No, I have said, and this is not for the first time, I am only reiterating, the nation needs to get benefit. The nation needs to get benefit. The nation needs to get benefit. Would you take your seat or I name you? Okay. Shri Priyanka Chaturvedi. Honorable members, 1.4 billion people have to make contribution for growth of this nation. Every organization associated with development of the nation should come forward. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization which is acting in this manner. Question number 93, Shri Samik Bhattacharya. And before that, let me tell you, honorable members, if we take exception like this, it is indicative of undemocratic situations. It is antithetical to the preamble of our Constitution. We are doing great disservice to the nation and the Constitution by taking such a divisive stance. I increasingly find that people are engaging into divisive activities. This is a pernicious design, a sinister mechanism to run down the growth of the country. I have reflected on several occasions that attempts being made within the country and outside to taint, tarnish, and demean our institutions, constitutional institutions, is to be deprecated by all of us. If we fail to do it, our silence on this occasion will resonate in our years to come. I have thoughtfully, after taking constitutional assents, constitutional spirit, rules of the House, ruled that any such observation is not only offensive to Constitution, but offensive to the growth trajectory of the nation. Any organization, including RSS, is duly entitled to contribute to the journey of this nation. Question number 93, Shri Samik Bhattacharya. Sir, question number 93. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementary number 1, Shri Samik Bhattacharya. Sir, through you, I want to know from the Minister, my question regarding the progress of the proposed 4 expressway in West Bengal. Can the Ministry provide the projected timelines for the completion of the detailed project report, DPR, statutory clearances, pre-construction activities for the 4 expressway in West Bengal, and are there any land acquisition challenges related to their construction? Honorable Minister. सभापति महोदय, इसका उत्तर दिया है। ये जो चारों नेशनल हाईवेज हैं, ये डीपीआर स्टेज पर हैं अभी, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट का आना और कुछ क्लियरेंसेस स्टेट गवर्नमेंट से आने में जो समय लगता है, उसके साथ साथ डीपीआर का भी काम चल रहा है। डीपीआर का काम समाप्त होने के बाद इसकी जो डिटेल प्रोजेक्शंस हैं वो आपको दे दी जाएंगी। Supplementary number 2, Shri Samik Bhattacharya. Sir, the Varanasi-Kolkata Expressway currently terminates at Ulubedia in Howrah district. सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास है जो हावड़ा में नहीं बंद नहीं करके इसको कलकत्ता तक ले जाने का
ये कोशिश करे और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है। ये 4 प्रपोज एक्सप्रेस हाईवे जो है पश्चिम बंगाल में, वाराणसी टू कोलकाता, तो इसमें सरकार का, पश्चिम बंगाल सरकार का क्या भूमिका है? लैंड एक्विजिशन लेकर के पश्चिम बंगाल में बड़ा समस्या है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दे आर नॉट रेडी टू एक्विजिशन इन लैंड, तो सो दैट आई वांट योर आंसर, व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, वाराणसी कोलकाता जो नेशनल हाईवे है उसमें वाराणसी से बोकारो तक, झारखंड तक वर्क अवार्ड हो चुका है, और क्योंकि वहाँ के राज्य की क्लियरेंसेस समय पे आ पाई थी, लेकिन जो आगे कोलकाता तक जाना है उसमें अभी अलाइनमेंट आने में देरी हुई है। अलाइनमेंट आ गया है, उसके बाद ये डीपीआर स्टेज पर है। इसकी नेसेसरी अप्रूवल्स सरकार से आने के बाद इसको डीपीआर स्टेज पर है, आगे आएगा तो काम प्रारंभ हो पाएगा। सप्लीमेंट्री नंबर 3, सुश्री डोला सेन। थैंक यू चेयरमैन सर। हम पहले बोलना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में लैंड एक्विजिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंड एक्विजिशन को लेके प्लीज the honorable member is asking a supplementary, listen to her please. लैंड एक्विजिशन को लेके 26 डेज तक हमारे लीडर ममता बनर्जी जी फास्टिंग मूवमेंट भी किया था, और Your supplementary मैम 2 बार इस पार्लियामेंट में इसका ऊपर प्लीज इसी के कारण she is asking supplementary. इसी के कारण 2 बार अमेंडमेंट भी हुआ लैंड एक्विजिशन का, कॉलोनियल लैंड एक्विजिशन का। वी आर ग्रेटफुल टू हर। And I want to ask the ministry the question through you, sir, that whether union government, following and obeying federal structure, is coordinating with the state government, especially regarding land acquisition process over there, and especially I want to know whether the unorganized workers under these projects are getting central minimum wage according to the law of the land. Honorable Minister. Good question. आदरणीय सभापति महोदय, लैंड एक्विजिशन नेशनल हाईवेज एक्ट के अंतर्गत प्रारंभ होता है, और इसके लिए केंद्र की तरफ से भूमि राशि पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके कारण से लैंड एक्विजिशन इजी होना शुरू हुआ है, जो पार्ट केंद्र ने करना होता है। लेकिन क्योंकि काला अपॉइंटमेंट जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, पर वो राज्य के अधिकारी होते हैं, और उसके बाद ही बाकी सारा प्रोसेस राज्य के अधिकारियों को कालाज को करना होता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट लैंड एक्विजिशन का राज्य सरकार का दायित्व रहता है। हाँ, हमने भूमि राशि पोर्टल शुरू करने के बाद लैंड एक्विजिशन में जो पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है उसमें उसको एक्सपीडाइट कर पाते हैं, जो पहले लगभग 1-1.5 साल लैंड एक्विजिशन में लग जाया करता था। भूमि राशि पोर्टल के कारण वह समय अब बहुत कम लगता है। उसमें सेक्शन 3 स्मॉल ए से लेकर के डिस्पर्समेंट ऑफ जो अमाउंट है वो भूमि राशि पोर्टल के कारण करते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट स्टेट गवर्नमेंट में करना होता है। ऑल वर्कर्स आर प्रोवाइडेड मिनिमम वेजेस एज पर द स्टेट लेबर लॉस। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री संजय कुमार झा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है जो गोरखपुर से सीतामढ़ी, मधुबनी, पटना, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाती है। 31 मई को विभाग के द्वारा पत्र दिया गया कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर है ये, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका डीपीआर कब तक बनेगा, इसका निर्माण कब तक होगा, और उस लेटर में ये भी था कि इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा डिपार्टमेंट के तरफ से इस काम को लेकर के। तो अगर इस पर माननीय मंत्री जी कुछ हाईलाइट कर सकें तो। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आदरणीय
सदस्य महोदय को दूंगा। वैसे इसकी जो डीपीआर है वो अभी प्रारंभ हुई है। डीपीआर पहला स्टेज होता है अलाइनमेंट और उसके बाद लैंड एक्विजिशंस, तो इस स्टेज के आगे जाने पर जानकारी दी जाएगी। फिफ्थ सप्लीमेंट्री सुश्री सुलता देव। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से यदियो ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के लिए है मगर इसमें मंत्री जी है, ये मैं उड़ीसा के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारे कटक और अनुगुल नेशनल हाईवे 55 बहुत दिन से इसका डिमांड है और काम क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। ये एक डेट ट्रैप बन चुका है। बार बार ये हम लोग सारे सांसद हमारे उड़ीसा के क्वेश्चन उठा चुके हैं। कब तक ये रास्ता, ये नेशनल हाईवे 55 कब तक कंप्लीट होगा? ये जो डेट ट्रैप बना हुआ है ये कब छुटकारा मिलेगा उन लोगों को? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो आज का प्रश्न है, हालांकि ये उसके प्रीव्यू में नहीं है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के मैं सदस्य महोदय को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 94, डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Sir, question number 94. Honorable Minister. House. Supplementary 1, Dr. John Britas. Sir, thank you, sir. It's a very important question. Sir, we all know the Honorable Minister. A professor is sitting next to you. Yes, sir. I'm influenced and inspired by him, sir. Sir, we all know that Dharmendra ji is very intelligent, sensible, and also part of the global think tank. Sir, but I don't know why he is so evasive towards my question. Sir, my question has been very simple. UGC Would you ask supplementary? Sir, just to formulate it, sir. No, please ask supplementary. It's of interest to you also. Sir, UGC has started Professor of Practice. Honorable member. My question was that there should be social inclusivity, social orientation for the academics. Is it a fact that when you are reserving 10% of the academic posts for POP, that professors of practice, will you not bring in the content of reservation for SC, ST and OBC? Dr. John Britas. That's a question. Yes. That's a question. Good. Honorable Minister, he paid a compliment, then partly withdrew it. Now see that it is restored. सर, ये प्रजातंत्र है, ओपोजिशन की कुछ अधिकार है, स्वाभाविक सारे विषय में वो सहमत नहीं होंगे, उनकी विषय रखने का एक तरीका भी रहता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। सदस्य विरोधी पक्ष की किसी भी तरीके से रखे, हमें पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में हम उत्तर देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। सर, हमारे देश में आज की समय में जो हम एकत्रित हुए हैं, सभी के अंदर एक सहमति बनी है कि हमारे देश में धीरे धीरे डिग्री के साथ साथ कॉम्पिटेंसी को भी महत्व देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, हमारे लिए डिग्री जितनी महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेंसी भी उतनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा को एम्प्लॉयबिलिटी की ओर ले जाना, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाना, इसीलिए हमारे देश में इंडस्ट्री और एकेडेमिया की एक अच्छा संबंध और अच्छा नेटवर्क बने, ये उसकी एक मूल फाउंडेशनल चीज़ है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कोई स्थायी पोस्ट नहीं है, एक टेन्योर बेस्ड पोस्ट है, कोई 10% रिजर्वेशन नहीं है, नीड बेस्ड। कोई व्यक्ति जैसे जॉन ब्रिटा साहब मास कम्युनिकेशन की एक अथॉरिटी है, उनकी एक विद्वता है, हाउस में यहाँ पहुँचे, यहाँ भी एक बात रखने का उन्होंने तरीका बनाया, वो सब उसमें प्रभावित होते हैं। क्या वो चाहेंगे केरला की कोई यूनिवर्सिटी या देश की कोई यूनिवर्सिटी में उनको उस यूनिवर्सिटी चाहेगा कि जॉन ब्रिटा साहब यहाँ आए, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम पे 6 क्रेडिट पॉइंट की वो साल में 3 महीना पढ़ा के जाए? क्या सर उन विद्यार्थियों को जॉन ब्रिटा साहब की विद्वता और उनकी अनुभव का फायदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की मूल अवधारणा है।
उसमें कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, टेन्योर वेस्ट है और इंडिया मूल तो और बाकी रहा उन्होंने जो अनुभव आया पिछले दिनों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किन किन लोगों को नियुक्ति किया गया है। सर मेरे पास एक जानकारी है, उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी में ने 10 ट्राइबल लोगों को जो अनुभवी है 15-15, 20-20, 25-25 साल के जिनकी सामाजिक जीवन है, ये सारे ट्राइबल लोगों को उन्होंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नियुक्ति दिया है। चलो ये इस विषय को सर हमें थोड़ा देश को आगे ले जाने के लिए, भले ही मेरे बहन प्रियंका जी मेरे विद्वत्ता पे उनको हंसी आए, मैं उनकी हंसी की पात्र बनूं, लेकिन हम सब मिलके ये विषय पे आए। प्रियंका जी आप सब गृह ने रिकॉर्ड भी किया है, मैं आपकी हंसी की पात्र बनूं, लेकिन इस देश में कॉन्सेंसस बनानी पड़ेगी गुणवत्ता की ओर। ये सारे हाउस के लोग, क्या अगर ये आपका यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज में जाके पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई आप आपके कॉलेज में करोगे, मेरे मित्र सस्मित पात्र आजकल सर मेरा नमस्कार भी नहीं लेते हैं, आपके हस्तक्षेप में चाहूंगा। ये एक प्रोफेसर है, मैं उनको बार बार समझाता हूं। आपने मौसम बदल दिया सर मैं उनको बार बार अनुरोध करता हूं अध्यक्ष जी कि जाके पढ़ाएं इस राज्यसभा की विद्वत्ता को उस कोई भी यूनिवर्सिटी में। सर उनकी पार्टी के सदस्य सुजीत कुमार जाके पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। बाकी रिजर्वेशन की बात जॉन बिटा साहब ने कहा, कई बार अखबार में हम पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते हैं, सीपीएम की पॉलिटी ब्यूरो में भी रिजर्वेशन नहीं है। जॉन बिटा साहब सारे चीजों को देखते नहीं दिखते हैं। Second supplementary, Dr. John Britas made some political statement, but I don't know because since he is a very honorable. I urge you to ask supplementary. No, sir. Sir, he made a political statement. Go ahead. Sir, even now. Priyanka ji, my problem is that the Honorable Minister, instead of looking at the chair, was looking at you. I am the person who should be taking exception. Nothing is going on record. John Britas, please. Sir, your supplementary. Your supplementary. Sir, Priyanka ji is coming. Your supplementary. Priyanka ji is coming between Honorable Minister and myself. That's very unfortunate. Sir, my second supplementary. Honorable Minister should understand, even as per the scheme of UGC, there is a provision for bringing expertise to the campus. There are visiting faculty. You can bring the experts for lectures. Even earlier, UGC used to fund such thing. So there is no, I would say, कमी नहीं है उसके लिए. Now the point is that, sir, almost 26% of the academic posts are vacant now. And 46% of other posts are vacant now. Now you are reserving another 10%. Your supplementary. Supplementary is that when there is unemployment amongst the educated youth and vacancies still exist, don't you think it's going to create a havoc? And second thing is that there are provisions for internships in industry. Honorable Minister. अध्यक्ष जी, ये तो आदरणीय जॉन बिटा साहब की तथ्य सही नहीं है कि ये कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को ये ऑक्यूपाई कर जाएगा। ये तो अनुभव को ही अकोमोडेट करने के लिए बात है। बाकी रहा वैकेंसी भरने की बात, ये एक सेपरेट प्रश्न है, लेकिन आपकी अनुमति में एक शब्द में कहना चाहूँगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन दिनों में भारत सरकार ने लगभग शिक्षा विभाग में लगभग 40,000 रिक्त पदों में नियुक्ति दिया है इन दिनों में, पिछले 4-5 सालों में। बाकी रहा अनुभवी लोगों को लेके आना, IITs में, हायर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में देश में परंपरा रही है। इसको और व्यापक करने के लिए ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक विनम्र प्रयास है। One second. No. Supplementary number 3. Shri Sanjeev Arora, not present. Supplementary number 4, Dr. Fozia Khan. Thank you, sir. So, as the Honorable Minister has said, that these professors of practice bring valuable expertise from relevant industries into the classroom. I agree with that, sir.
But I would like to ask how many professors, women professors of practice are currently employed across government educational institutions compared to their male counterparts? What mechanisms are in place to ensure that more women are inducted into these positions, particularly in STEM education sectors? And additionally, are there any guidelines or initiatives in place to encourage the recruitment of professors of practice to fill existing vacancies, sir? Honorable Minister. Sir, to fill up the vacancy through professional practice. This is altogether you have appreciated. To bring expertise, bring experience, bring new ideas, we have to go by this practice of professional practice route. Regarding the women reservation, women quantum, I have information of 10 personality, 10 professional practitioner. Out of the 10, 5 are of a women category. So this is up to the need of that particular institution, aptitude and capacity of the person. Government has no interference whether there should be any quantum of any gender. It's open. This is a policy guidance given by UGC. Local universities are competent enough to do that. Fifth supplementary, Sri Jawahar Sarkar. आपका सिर पीछे ऑन हो गया कुछ नहीं हुआ हाँ बोलिए Sir, through you, I'd like to ask the Minister a very pertinent question relating to education. As you know, the UGC rules have been made to apply to every organization that is deemed to be a university. The problem arises when we get non-academic universities like those teaching theatre, those teaching dance and other forms. Usme kya hota? There are people who have specialized in, say, electricity, in electric lighting, in various trades, who are absolutely less qualified. But throughout their lives, they will be treated in a demeaning manner. Can they avail of this opportunity to be upgraded and deserve the respect of a professor of practice? Those technicians who have more virtue and more experience in dealing with cultural subjects, can they please be accommodated under such a Honorable scheme? Minister. उन्हें सम्मान दिया जाए. गुड क्वेश्चन. अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की आदरणीय सदस्य जवाहर सरकार का आभार प्रकट करता हूं. उन्होंने अपने सुझाव की और सप्लीमेंट्री के माध्यम में प्रोफेसर प्रैक्टिस की डेफिनेशन को रीएट्रेट किया. यही उद्देश्य है. समाज जीवन में अनेक प्रकार की पढ़ाई में जो अप्लाइड पार्ट रहता है, प्रैक्टिकल पार्ट रहता है, जिनकी तथाकथित हमने शुरू में कहा कि हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था डिग्री सेंट्रिक हो गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं हुआ है. उन्होंने कहा क्या उस कॉम्पिटेंट लोगों को भी आप सामाजिक मर्यादा दोगे? एग्जैक्टली सरकार साहब, अध्यक्ष जी, यही उद्देश्य है. ऐसे सारे अनुभवी लोगों को एक सामाजिक मर्यादा की ओर हम ले जाए, इसी प्रोफेसर प्रैक्टिस की उद्देश्य में वो भी एक प्रमुख उद्देश्य है. क्वेश्चन नंबर 95, श्री नीरज शेखर. प्रश्न संख्या 95. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नीरज शेखर. सभापति, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, महिला सुरक्षा प्रभाग द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही सभी योजनाएं, परियोजनाएं का कुल परिव्यय क्या है? माननीय मंत्री जी. सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है. इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 13,412 करोड़ रुपयों को महिला सुरक्षा प्रभाग के सभी योजनाओं परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए यह आउटलेट दिया है. सभापति महोदय, इसका विवरण इस प्रकार है.
इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए 3,375 करोड़, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के लिए 531.24 करोड़, स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोरेंसिक्स के लिए 2,080 करोड़, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स के लिए 950 करोड़, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज के लिए 106.75 करोड़, अपग्रेडेशन ऑफ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज एंड फोरेंसिक्स डाटा सेंटर इंक्लूडिंग 6 नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लैबोरेटरीज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 354.25 करोड़, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 2,840 करोड़, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 76.5 करोड़, स्कीम फॉर पूर प्रिजनर्स के लिए 60 करोड़, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के लिए 113.76 करोड़, वुमेन हेल्प डेस्क के लिए 164.2 करोड़, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ DNA लैब्स इन चंडीगढ़ के लिए 42.84 करोड़, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC के लिए 224.76 करोड़, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड के लिए 200 करोड़, दिल्ली पुलिस स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ सोशल वर्कर्स काउंसलर्स न्यू बिल्डिंग विथ वुमेन सेंट्रिक फैसिलिटीज फॉर स्पेशल यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 38.80 करोड़, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए 2,254 करोड़। सुन तो लीजिए सभापति महोदय, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इस तरह गृह मंत्री जी के अनुमोदन से प्लीज गृह मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं को 13,412 करोड़ रुपए हमारे माता बहन बेटियों को सुरक्षित रहे संबंधित योजनाओं के लिए फंड अलोकेट किया गया है। श्री नीरज शेखर, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बड़ा विस्तृत इन्होंने हमें जवाब दिया। मेरा दूसरा प्रश्न है, पिछले 10 साल से महिला सुरक्षा के लिए फोरेंसिक विज्ञान विभाग में क्या प्रमुख विकास हुआ है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 साल में महिला सुरक्षा के लिए फोरेंसिक विज्ञान विभाग में विशेष विकास हुआ है। सभापति महोदय, विवरण इस प्रकार है। 617 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स है, 32 स्टेट FSLs, 97 रीजनल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, 3 CFSLs पुणे, भोपाल एंड असम में स्थापित किया है। चंडीगढ़, कोलकाता एंड हैदराबाद CFSL को अपग्रेड किया गया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में अधिनियम में बलात्कार के मामले में 2 महीने में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने अनिवार्य है। 827 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की गई है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत 32,177 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज गांधीनगर, दिल्ली तथा 5 नए कैंपस गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़, गोती एंड भोपाल की स्थापना की गई है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट इकट्ठा की गई है। वुमेन हेल्प डेस्क 13,939 पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क की स्थापित की गई है। ये अध्यक्ष महोदय, वुमेन हेल्प डेस्क की स्थापना से पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बन गए हैं। वुमेन हेल्प डेस्क अब पुलिस स्टेशन में आने वाले महिला के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु है।
जिससे 13,939 वुमेन हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशन में है, मंत्री जी आप बैठिए ना, आप बोल जिससे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, आईबी, एनआईए, ईडी आदि से जांच में सहयोगी मिलता है। सेक्सुअल असल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स का उपयोग यौन अपराध में साक्ष्य का संग्रह करने के लिए किया जा रहा है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे पुलिस, कोर्ट्स, जेल्स, फोरेंसिक लैब्स एंड प्रोसिक्यूशन को कनेक्ट किया गया है और ये सभी विभाग में आपस में डाटा शेयर करते हैं। अगस्त 2022 से क्वेश्चन आवर ओवर।